आदाब, उम्मीद करते एकदम मस्त और झक्कास होंगे। तो यहाँ पे हम एक नया चैप्टर सफल सीरीज में लेकर आए हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने प्लानिंग चैप्टर आपको ऑलरेडी करा दिया था जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए थे। टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है वो यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक टिप बताई थी, वापस मैं आपको रिपीट कर दूं। टाइप्स ऑफ प्लान्स को याद रखने के लिए या इसके क्वेश्चंस को समझने के लिए हर एक प्लान के जो कीवर्ड्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखकर या समझकर जाने हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई ना कोई कीवर्ड जो है प्लान को लेकर वो मौजूद होगा, वही पहचान के आप यहाँ पे इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन से टाइप ऑफ प्लान का मेंशन किया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की बात करें तो आज फर्स्ट लेक्चर है तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसका मतलब क्या है या इसमें एज अ मैनेजर आप क्या चीज़ें करते हो उसके ऊपर फोकस करेंगे। फिर उसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस को आप सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी कह सकते हो, वो हम करेंगे। फॉलोड बाय द प्रोसेस। अब प्रोसेस जो है, वैसे तो प्रोसेस में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग की अच्छी बात यही है कि इसमें सिर्फ 4 ही स्टेप्स है तो याद रखना बहुत आसान है। साथ ही साथ मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे दूंगी जिससे आप सीक्वेंस आसानी से याद रख लोगे। ठीक है, उसके बाद हम 2 मेन क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनकर आ सकते हैं, दैट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं, दोनों को हम डिटेल में समझेंगे और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, डैश इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो याद रखना, पहली चीज तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स इज ए डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन उसके जो फीचर्स है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सूटेबिलिटी है, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ये तो किताबी भाषा है जिसमें मीनिंग डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, मैं सिंपल लैंग्वेज में पहले इसको समझा देती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ, देयर आर टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट, तो प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। मतलब प्लान्स हम पहले से बना के रखते हैं, एडवांस में बना के रखते हैं। कंपनी पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फिर एक प्लान बनाता है कि वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है। तो हम सोचते हैं क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन क्या काम करेगा जिससे कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद हम सेकेंड फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं जो कि है फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग 2 चीजों से यहाँ पे जुड़ा होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है arranging all the required resources such as men, material, machinery, etc. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं तो प्लानिंग के मुताबिक हमें जो काम करना है उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, काम करना है तो काम करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें अरेंज करना, क्योंकि जब तक मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे मैं काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग का और एक काम होता है और एक फंक्शन होता है एंड दैट इज क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बनाना, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, बता रही हूँ। तो जब मैं कहती हूँ ऑर्गेनाइजिंग का एक काम होता है क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं बता देती हूँ। ठीक है, वैसे तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग या तो उसका डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन या मीनिंग कुछ इस तरीके से है: अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड
ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। ठीक है, अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क का परफॉर्म, मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अब जैसे कि फिर एग्जांपल हमें एक कंपनी सेटअप कर रहे हैं जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि मेरी कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन क्या काम करेगा, क्या क्या डिफरेंट जॉब पोजीशंस होगी, कौन किसका सुपरवाइजर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। क्योंकि मैं अगर चाहती हूँ कि कंपनी सिस्टमैटिक वे में चले, स्मूथली चले, तो ये चीजें डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, वरना कल उठ के कियोस एंड कंफ्यूजन हो जाएगा। कौन किसकी सुनेगा, कौन किसका बॉस पता ही नहीं है, तो कोई किसी की नहीं सुन रहा, सबको लग रहा है मैं बॉस हूं, तो यहाँ पे कियोस एंड कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए कोई भी कंपनी में एक स्ट्रक्चर बनाना कि भाई मेरी कंपनी में कौन से कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में क्या पोजीशंस होगी, कौन किसका सुपरवाइजर, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ये चीजें बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, लेट अस से मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब मैंने डिसाइड किया कि मेरे कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे। एक डिपार्टमेंट होगा मेरा फाइनेंस का, जहाँ पे फाइनेंस से जुड़ी सारी चीजें करी जाएगी। ठीक है, दूसरा मेरा यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा मार्केटिंग का, जहाँ पे मार्केटिंग से जुड़ी सारी चीजें, सारे काम किए जाएंगे। तीसरा मेरा डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन का, जहाँ पे प्रोडक्शन से जुड़ी सारी एक्टिविटीज की जाएगी। एंड चौथा होगा मेरा एचआर डिपार्टमेंट, जिसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय से जुड़ी सारी चीजें, उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सैलरी, प्रमोशन, ये सारी चीजें जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में की जाती है। ठीक है, तो पहले तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरे कंपनी में टोटल 4 डिपार्टमेंट्स होंगे और ये चारों डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम और एक्टिविटीज में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोजीशंस होगी। हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, उसके मेन डिसीजंस लेने के लिए मैं एक मैनेजर अपॉइंट करूंगी। मैनेजर जो है उस डिपार्टमेंट की टॉप मोस्ट अथॉरिटी होगा, सबका जो है यहाँ पे सुपीरियर होगा। उस डिपार्टमेंट के सारे डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होगी, तो उस डिपार्टमेंट के मैनेजर के हाथ में होगी। ठीक है, मैनेजर के अंडर मैंने एक असिस्टेंट मैनेजर रख दिया है जो कि उसका सबऑर्डिनेट है। असिस्टेंट मैनेजर इसीलिए क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ मैनेजर, समझो मैनेजर छुट्टी पे गया है, काम गाँव गया है, काम से बाहर चले गया है, ठीक है, तबीयत खराब है, तो उसकी जगह असिस्टेंट मैनेजर उनका काम संभाल ले। राइट, इनके अंडर मैंने एक टीम दी है। ठीक है, फाइनेंस में मैंने यहाँ पे 15 एम्प्लॉयज की टीम दी है, 15 लोग हैं इनके अंडर जो काम करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में काम थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे मैंने 20 एम्प्लॉयज़ की टीम दी है जो इनके अंडर काम करते हैं, इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन में भी मैंने 20 लोगों की टीम यहाँ पे दी है, क्योंकि प्रोडक्शन में भी काम ज़्यादा है, हम थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन कर रहे हैं। एचआर डिपार्टमेंट में अगेन 15 लोगों की यहाँ पे मैंने टीम दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेरे कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पहले डिवाइड किया कि भाई मेरे कंपनी में टोटल 4 डिपार्टमेंट्स होंगे। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या पोजीशन होगी, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, ये भी मैंने डिफाइन कर दिया। अब जैसे अगर मैं कहूँ, मुझे पता है कि अगर मैं 2 लोग लेती हूँ, दैट इज अ मैनेजर एंड द असिस्टेंट मैनेजर, तो इस केस में मैनेजर जो है वो सुपीरियर है, अथॉरिटी में बड़ा है, और वहीं अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर लूँ तो वो उसके लिए सबऑर्डिनेट है। राइट, तो यही जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हो, अलग अलग जॉब पोजीशंस क्रिएट करते हो, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, इसी को बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और सभी फंक्शंस जो किए जाते हैं, सभी काम जो किए जाते हैं, इसी के मुताबिक किए जाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर कर किए जाते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, ये डिसाइड करना कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन सी पोजीशंस होगी, ये काम कौन करता है, तो ये काम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन यहाँ पे करता है। और इसीलिए बेटा अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस से जुड़ी सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालूंगी, मार्केटिंग से जुड़ी चीज़ें सारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालूंगी। तो भाई हम क्या क्या काम करेंगे, कौन सा काम किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे डालना है, ये करना।
उसके अलावा यहाँ पे ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे मैंने कहा और एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, जो भी रिसोर्सेज प्लानिंग के मुताबिक मुझे काम करने के लिए चाहिए, मैन मटेरियल मशीनरी एक्सेट्रा, वो सारे रिसोर्सेज अरेंज करना, ये भी ऑर्गेनाइजिंग का काम है। और ये सब चीज़ हम एक ही उद्देश्य, एक ही एम से करते हैं कि हम हमारे कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, ठीक है। एक डेफिनेशन भी है ऑर्गेनाइजिंग का जो कि हेनरी फ्योल ने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हेनरी फ्योल के शब्दों में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग, मतलब जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सब कुछ उसको लाकर देना, जैसे कि मैन मटेरियल मशीनरी एक्सेट्रा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस, साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्रोसेस वाला क्वेश्चन आता है तो उसके सीक्वेंस आपको याद रख के जाना है, स्टेप वाइज आपको पॉइंट्स को याद रख के जाना है, क्योंकि काफी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो इसीलिए सीक्वेंस और स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अगर आपको याद रखना है, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज आइडिया विथ अ स्माइल। इसको मैं क्या कहती हूँ? आइडिया विथ अ स्माइल। अब देखो, I stands for identification and division of work, D stands for departmentalization, with a smile तो A और E interchange हो जाएगा, A stands for assignment of duties and E stands for establishing reporting relationship। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में बेटा सिर्फ 4 स्टेप्स है, इसीलिए इसको याद रखना आसान है, ठीक है। चलिए अब ये प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं, स्टेप्स तो आसानी से आप शॉर्ट फॉर्म से याद रख लोगे, ओके। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एज अ मैनेजर अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आपकी कंपनी में प्लानिंग खत्म हो चुकी है, प्लान्स आपके रेडी हो चुके हैं, प्लानिंग खत्म होते ही एज अ मैनेजर आप सेकेंड फंक्शन पे मूव ऑन कर जाते हो, जो कि है द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। ये किस तरीके से किया जाता है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए कि मेरा एक पर्टिकुलर गोल है या मेरा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है जो मैं यहाँ पे अचीव करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी ने एक गोल सेट करा है और ये गोल जो है मैं अचीव करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनानी पड़ेगी कि भाई अगर मैं ये गोल अचीव करना चाहती हूँ तो क्या क्या काम है जो मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए मैं कहती हूँ कि एक तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन करना होगा, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस करना होगा, पैसों का अरेंजमेंट करना होगा, ओके। तीसरा मुझे यहाँ पे वर्कर्स की ट्रेनिंग करनी होगी, नई मशीनरी है तो वर्कर्स को उसके रिगार्डिंग मुझे ट्रेनिंग देनी होगी सो दैट वो एफिशिएंसी से काम कर सके। चौथा मुझे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करनी होगी, जो भी प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ उसकी मुझे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करनी होगी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज होगी जो आपको गोल को अचीव करने के लिए करना होगा। मैंने कुछ एक्टिविटीज एज एन एग्जांपल लिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज करोगे कि भाई मुझे अगर गोल अचीव करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या काम यहाँ पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क करोगे। अब देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा काम एक ही व्यक्ति या एक ही डिपार्टमेंट करे। मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाने, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही डिपार्टमेंट हर चीज करे, हर काम करे, तो यहाँ पे मुझे दिक्कत आ सकती है। एक व्यक्ति एक डिपार्टमेंट सारा काम नहीं कर सकता है, हेनरी फ्योल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क में भी बताया था। तो मैं वही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाने के बाद उनका यहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क करूंगी। जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो भाई प्रोडक्शन का काम जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, तो बाबू वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम हो जाएगा, प्रोडक्शन से जुड़ी सारी चीजें। फिर मुझे पता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस देखूंगी तो ये जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं वर्कर्स की ट्रेनिंग की बात करूंगी तो वर्कर्स या एम्प्लॉय से जुड़ी सारी चीजें कौन से डिपार्टमेंट में जानी है, तो HR डिपार्टमेंट में जानी है। अब मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात करूंगी तो एडवर्टीजमेंट कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपने क्या करी, तो आपके गोल के मुताबिक आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उसकी आपने लिस्ट बनाई। उसके बाद आपने डिविजन ऑफ वर्क करा
सो दैट कोई भी डुप्लीकेशन यहाँ पे ना हो। देखो मुझे पता है कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम है, ऐसा नहीं हो सकता कि दो डिपार्टमेंट सेम काम पे लगे हुए हैं, सेम काम को यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट होता है। हर डिपार्टमेंट को उनका काम बताना, उनकी एक्टिविटीज बताना इंपॉर्टेंट है, सो दैट हर एक डिपार्टमेंट अपने काम और अपने एक्टिविटीज पे फोकस करे और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे ना हो। ठीक है, एक सिंपल से बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है। जैसे अगर हम बैंक की बात करें, 100% आप में से सभी ने बैंक कभी ना कभी तो विजिट करा होगा। तो जब भी हम बैंक में जाते हैं, बैंक पे डिफरेंट काउंटर्स या तो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ठीक है, काफी बार इसको काउंटर 1, काउंटर 2 या तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 दिया होता है। हर एक काउंटर, हर एक सेक्शन का अपना डिफरेंट काम होता है। जैसे एक का कैशियर का काम होता है, एक जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करता है, एक जो है चेक क्लियरिंग वगैरह का काम करता है, एक जो है लोन प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बैंक में हर एक काउंटर, हर एक सेक्शन को अलग अलग एक्टिविटीज हैंडओवर की गई होती है, सेम चीज हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में करना है। ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने हैं और हर एक डिपार्टमेंट को उनका काम, उनकी एक्टिविटीज हैंडओवर करनी है, सो दैट सबको अपना काम पता हो और कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, सभी लोग अपने काम पे फोकस कर सके। ठीक है, एक बार आपने ये कर दिया, फिर आप सेकेंड स्टेप पे जाते हो, जो कि है यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केटिंग से जुड़ा सारा काम है, ठीक है, मैंने क्या करा, एक मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट बना दिया जिसको मैंने हेडिंग दे दी या नाम दे दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मार्केटिंग से जुड़ा जो भी सारा काम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना है, या फिर लेटर से मुझे यहाँ पे मार्केट रिसर्च करना है, या फिर मुझे यहाँ पे कस्टमर फीडबैक एनालिसिस करना है। ठीक है, या तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट को लेकर डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी है, मुझे प्रोडक्ट के सेल्स मैनेज करने हैं, एक्सेट्रा। अब मुझे पता है कि ये चीजें हैं, ये एक्टिविटीज है जो मुझे परफॉर्म करनी है, जो कि कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आएगा। तो मैंने जो भी सिमिलर एक्टिविटीज है जो मार्केटिंग से जुड़ी है, वो सारी एक्टिविटीज को इकट्ठा करा और मैंने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। फिर मैंने दूसरा डिपार्टमेंट बनाया, मान के चलिए, तो मैंने दूसरे डिपार्टमेंट को नाम दे दिया यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो भी जुड़ी सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे क्या कैसे बनेगा, क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, राइट। उसके अलावा क्वालिटी इंस्पेक्शन है, प्रोडक्ट बनने के बाद उनका जो हम इंस्पेक्शन करते हैं कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना है कि नहीं, एक्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्शन से जुड़ी सारी चीजें जो है उसको इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट बनाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसमें डाल दिया। सिमिलर काम मैं करूंगी बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आइडियली मैं क्या कर रही हूँ, मेरी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रही हूँ और उस डिपार्टमेंट से जुड़ी सारी एक्टिविटीज जो है वहां पे सौंप दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केटिंग का कोई भी काम प्रोडक्शन में नहीं आएगा, प्रोडक्शन का कोई काम मार्केटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे कंपनी सेकेंड स्टेप पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करती है, जो भी सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स होते हैं उनको कंबाइन कर कर, ग्रुप कर कर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाकर उनके अंडर डाल देती है। तो इसी तरीके से कंपनी में जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हम कंपनी में डिपार्टमेंट्स फॉर्म करते हैं या कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो तभी हमारे पास दो ऑप्शंस होता है, या तो हम कंपनी को एक फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं, या तो कंपनी को हम एक डिविजनल स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो ये टॉपिक डिटेल में हम करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की, पहला ऑप्शन है कि मैं कंपनी को यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिवाइड करूँ या कंपनी में यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करूँ। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है मेकिंग
departments on the basis of functions performed। मतलब आप कंपनी में जो डिपार्टमेंट्स बना रहे हो उसकी बेसिस पे बना रहे हो कि भाई कंपनी में आपको एग्जैक्टली क्या क्या काम यहाँ पे करना है। जैसे कि फिर एग्जांपल अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि मान के चलिए एक कंपनी है ABC, ठीक है, मैं कंपनी में टोटल मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बना रही हूँ। मान के चलिए एक मैंने यहाँ पे बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे बना दिया मान के चलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड डिपार्टमेंट बना दिया दैट इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड चौथा डिपार्टमेंट बनाया दैट इज द HR डिपार्टमेंट। तो भाई मेरे कंपनी में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, उसकी बेसिस पे मैंने कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है बाबू? तो ये जो है एग्जाम्पल है ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। किसका एग्जाम्पल है बेटा? तो ये एग्जाम्पल है ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। काफी बार आपको क्वेश्चन में इमेजेस भी दिया जाता है, ऐसा एक फोटो दे देंगे और कह देंगे कि भाई आइडेंटिफाई करो ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो कभी भी कंपनी को अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे कि आप क्या क्या काम यहाँ पे कर रहे हो, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब मैं बेटा यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करूं, जब भी मैं यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में इन डिविजनल स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स are made on the basis of different products that are manufactured, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं एक कंपनी दैट इज अमूल। अब अमूल की अगर मैं बात करूं तो अमूल एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाता है। तो मैंने क्या किया, अमूल जो जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसके बेसिस पे उसके अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अमूल यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है दैट इज चॉकलेट, ठीक है, फिर दूसरा अमूल प्रोडक्ट बनाता है दैट इज आइसक्रीम्स, ठीक है, तीसरा अमूल प्रोडक्ट बनाता है दैट इज डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड चौथा अगर मैं कहूँ अमूल प्रोडक्ट बनाता है तो दैट इज द बेकरी प्रोडक्ट्स। तो कौन से अलग अलग प्रोडक्ट आप बनाते हो, यहाँ पे मार्केटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, कौन से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो उसकी बेसिस पे मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए। फिर हर एक डिपार्टमेंट के अंडर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर चॉकलेट एक डिपार्टमेंट है बराबर, तो चॉकलेट के अंडर उसका अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। मतलब यहाँ पे उसका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, फिर उसका एक अलग से फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, फिर उसका एक अलग से HR डिपार्टमेंट होगा, देन उसका अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। वही आइसक्रीम में भी होगा, डेयरी में भी होगा, बेकरी में भी होगा। तो आपको ये याद रखना है जब भी मैं डिविजन स्ट्रक्चर की बात करूं, अंडर एवरी प्रोडक्ट और डिविजन they will have their own functional structure, ठीक है। मतलब हर प्रोडक्ट के अंडर उनका अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर अलग से होगा। फिर हर एक प्रोडक्ट के अंडर उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, आइसक्रीम के लिए अलग होगा, डेयरी के लिए अलग होगा, बेकरी के लिए अलग होगा। तो 4 प्रोडक्ट है तो 4 मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 4 HR डिपार्टमेंट, 4 फाइनेंस डिपार्टमेंट, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं डिविजनल स्ट्रक्चर अपना सकती हूँ या तो मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर अपना सकती हूँ। अब डिपेंड करता है मैं सिंगल प्रोडक्ट बना रही हूँ या फिर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही हूँ। जनरली कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे अमूल है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, गोदरेज है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाती है। एंड मोस्ट केसेस में कंपनी जो सिंगल या सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि कैडबरी, वो सिर्फ अगर चॉकलेट्स बनाती है तो वो एक ही यहाँ पे स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे जाते बेटा फिर टू द थर्ड स्टेप दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज।
एक बार आपने यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज कर लिया, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बना लिए। डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद कौन क्या काम करेगा, एज एन इंडिविजुअल किसकी क्या यहाँ पे जिम्मेदारी और काम होगी, ये उनको बताना, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मार्केटिंग मैनेजर है, तो मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम होगा, क्या क्या एक्टिविटीज होगी, क्या क्या जिम्मेदारियां होगी, ये उनको बताना। जनरली ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज एक डॉक्यूमेंट में लिखित में दी गई होती है, जिसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बेसिकली बताना कि भाई एज अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय एट अ पोजीशन, मान के चलो आप इस पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो आपका क्या काम क्या जिम्मेदारी यहाँ पे होगी। ठीक है, ये बताने के बाद फिर हम डेवलप करते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जिसको हम कहते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बेसिकली एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में हम ये बताते हैं कि कौन किसका सुपीरियर है एंड कौन किसका सबऑर्डिनेट है, सो दैट कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना हो, 100% क्लैरिफिकेशन हो, सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भी कियोस ना हो। ठीक है, इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला हमने काम किया कि भाई गोल अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, इसकी हमने लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद कौन सी एक्टिविटीज कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी, उस हिसाब से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए। डिपार्टमेंट्स अगर फंक्शन के बेसिस पे क्रिएट किए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हो अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे किए तो डिविजनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस है, जैसे एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, 15 एम्प्लॉयज है, तो सभी को उनका क्या काम और क्या जिम्मेदारी होगी ये हमने यहाँ पे क्लियरली बता दिया। उसके बाद कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये भी हमने डिफाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, सो दैट कल उठ के कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है इंपॉर्टेंस या तो आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। बाबू देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, जैसे मैंने मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया, फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया, मैंने डिवीजन ऑफ वर्क किया, तो डिवीजन ऑफ वर्क से यही बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ मार्केटिंग से जुड़ा काम देखेगा, तो जब मार्केटिंग से जुड़ा काम देखेगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करेगा, तो वही काम आप बेहतर एफिशिएंसी के साथ ज्यादा अच्छे से उसको कर पाते हो। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब देखो, मैंने कौन किसका सुपीरियर कौन किसका सबऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया, मैंने सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिफाइन कर दी, तो यहाँ पे एक आपको क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप मिल जाती है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किससे इंस्ट्रक्शंस लेगा, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, तो ये 100% क्लियर हो जाता है, तो सिस्टमैटिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में हो पाता है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ही नहीं हो रहा ना, सब अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है। हाँ, अगर डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होती, दो जन सेम काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज वेस्ट होते, रिसोर्सेज वेस्ट होते तो कॉस्ट इंक्रीज होता, बट यहाँ पे बिकॉज अपने प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क किया है, तो उसकी वजह से कोई डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होगी नहीं, और इसीलिए ना आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और ना ही आपका यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अडॉप्शन टू चेंज और अडेप्टेशन टू चेंज। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक डिविजनल या फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया, कोई भी स्ट्रक्चर का एग्जांपल ले लो, मान के चलो कि मैं यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। एक मैंने यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, एक मैंने यहाँ पे HR डिपार्टमेंट बनाया, एक मैंने यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, एंड एक मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है अभी तक कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चेंज आया, चेंज क्या आया, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी यहाँ पे हो गई, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते थे वो चेंज हो गई, अपग्रेड हो गई, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई।
अब जाहिर सी बात है अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपको उसके मुताबिक एडजस्ट अडेप्ट करना होगा। आपको भी ये नई टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि आप अगर पुराने ज़माने पुरानी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते रहोगे तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो अब मुझे भी ये नई टेक्नोलॉजी जो है अपने डिपार्टमेंट में यहाँ पे लानी है। ये जो चेंज हुआ है इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट करना है। लेकिन अगर प्रोडक्शन से जुड़ी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ये चेंजेस किधर होंगे? तो ये चेंजेस जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में होंगे, दैट इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंजेस करने होंगे, जो मशीनरीज है वो चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, ये करना होगा। बट उसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इनमें तो कोई चेंज नहीं है। वो तो अपना काम जैसे कर रहे थे एज इट इज यहाँ पे करते रहेंगे, राइट। सिमिलरली अगर मान के चलो आपका डिविजन स्ट्रक्चर है, लेट अस से कि चॉकलेट में यहाँ पे चेंजेस आ गए, चॉकलेट के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है लोगों के वो बदल गए, तो मुझे चॉकलेट को चेंज करना पड़ेगा, चॉकलेट में नई वैरायटीज लानी पड़ेगी, उसका प्रोडक्शन मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। बट बाकी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा, वो तो अपना काम जैसे कर रहे थे करते रहेंगे। हाँ, तो इसीलिए बेटा अडेप्टेशन टू चेंज आसान हो जाता है, क्योंकि अगर वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंज आता है तो बाकी डिपार्टमेंट्स में आपको चेंजेस लाने की, एडजस्ट करने की, उनका काम रोकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बाबू, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर पाना। अब जैसे मैंने मार्केटिंग से जुड़ी सारी चीज़ें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दी, कल उठ के मान के चलो कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो जो उस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हो। आपको सिर्फ मार्केटिंग और उससे जुड़ी चीजें मैनेज करनी है, प्रोडक्शन का काम, फाइनेंस का काम, एचआर का काम, ये तो आपको नहीं देखना है। तो जब हम एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हैं, एक ही चीज से जुड़ी सारे काम को हम देखते हैं, तो वो चीज को करना, उसको मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें 10 जगह ध्यान नहीं भटकाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना है, एचआर डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। तो इसकी वजह से आपका जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, जो काम करवाना और करना है, आसान हो जाता है। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। देखो, सबसे पहले तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, कोई रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर मुझे कभी भी एक एडिशनल डिपार्टमेंट ऐड करना है या कभी भी एक एडिशनल प्रोडक्ट ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हम यहाँ पे डिविजन स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अमूल कंपनी का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, हमने अज्यूम किया था कि अमूल जो है यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, जैसे अमूल जो है चॉकलेट्स बनाता है, उसके बाद अमूल जो है आइसक्रीम्स बनाता है, ठीक है, अमूल जो है डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, एंड साथ ही साथ अमूल जो है बेकरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाता है। ठीक है, अब लेट अस से कि मुझे अमूल में एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है। अभी अमूल ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो मिठाइयों में भी यहाँ पे आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स जो है यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो जो डेजर्ट्स है वो यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो भाई ये न्यू प्रोडक्ट लाइन अगर मैं ऐड कर रही हूँ, कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे कंपनी में ऐड कर रही हूँ, तो ये मैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कर सकती हूँ ना। बाकी प्रोडक्ट्स का जो डिपार्टमेंट है अलग है, वो जो अपना काम है करते रहेंगे, मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करूंगी, उसके लिए नया प्रोडक्शन, नया फाइनेंस, नया मार्केटिंग, नया एचआर डिपार्टमेंट बनाऊंगी। तो मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, इनको मुझे कोई डिस्टर्ब करने की, इनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे एक्सपांशन एंड ग्रोथ भी इजी एंड आसान हो जाता है। आप प्लान्ड मैनर में इजीली यहाँ पे एक्सपांशन बिजनेस में कर सकते हो। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब एक तरीके से यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज है, जो आपके यहाँ पे काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब मैं अगर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे जो रूटीन मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना काम यहाँ पे डेलीगेट करते हैं, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को काम बताते हैं, उनको काम सौंपते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरे मैनेजर ने मुझे कोई काम दिया, अब वो काम करूंगी, गलतियां करूंगी, गलतियों से सीखूंगी, तो मेरा भी डेवलपमेंट हो रहा है ना। जब आपको कोई काम दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, वो काम करने की अथॉरिटी दी जाती है, तभी तो आप गलतियां करते हो, सीखते हो और उससे जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो यही चीज बेटा यहाँ पे भी होती है। ठीक है,
चलिए आगे जाते हैं बेटा फिर टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मैं आपको ये कंसेप्ट समझा चुकी हूँ प्रीवियसली, क्योंकि मुझे आपको फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर एज इट इज समझाना था सेकेंड पॉइंट में, पर एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। इसका मीनिंग या डेफिनेशन याद रखना, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है पेपर्स में। डैश means a framework within which managerial and operational tasks are performed। तो डैश इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। मतलब यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम एक कंपनी को डिफरेंट पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स है, हर एक डिपार्टमेंट में कितनी पोजीशंस है, ये जब हम डिफाइन करते हैं, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये दो तरीके का यहाँ पे बन सकता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में आपको करा दूंगी, छोटा सा कंसेप्ट है, पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं, मैं मेरी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिवाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो सिस्टमैटिक वर्किंग होगी नहीं। बट स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कंपनी में फंक्शनल स्ट्रक्चर बना सकते हो, जहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड, या तो आप कंपनी में डिविजनल स्ट्रक्चर बना सकते हो और आप डिपार्टमेंट्स बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हो या बनाते हो, ठीक है। अगर मान के चले कि मैं कंपनी में यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कंपनी में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, में जो जो काम कर रही हूँ उसकी बेसिस पे मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बना रही हूँ। जैसे प्रोडक्शन से जुड़ा सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे केस में भाई तुम फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर बनाते हो, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के फायदे और नुकसान दोनों हैं, दोनों ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रक्चर चूज करना है। डिविजनल स्ट्रक्चर के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। आपकी कंपनी के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है, क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, ये आपके लिए मायने रखता है, ठीक है। अब अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस की बात करें बाबू, सबसे पहला एडवांटेज है दैट इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, या तो आप इसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हो, ठीक है। जब भी मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाती हूँ, तो हर एक डिपार्टमेंट एक एक डिफरेंट फंक्शन पे फोकस कर सकता है। जैसे मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के काम पे फोकस करेगा, अब मैं बार बार लगातार सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का काम करूंगी, उसका ही सोचूंगी, उसकी ही स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, उसका ही प्लानिंग करूंगी, तो जाहिर सी बात है उस डिपार्टमेंट की वो एक्सपर्टाइज हो जाएगी। सिमिलरली एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ एचआर का काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ फाइनेंस का काम करेगा, हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिविटीज पे फोकस कर पाएगा, तो हर एक फंक्शन पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन तब आता है जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो और एक ही काम को बार बार लगातार रिपीटेटिवली परफॉर्म करते हो, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा गौर से, विद इन द डिपार्टमेंट्स, विद इन द डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही अंदर। अब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, 20 एम्प्लॉयज है, मतलब टोटल 22 लोग हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब ये 22 लोग अपने आप में प्लान करेंगे, अपने आप में काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन क्या काम करेगा ये डिफाइन करेंगे, तो उनके बीच में जो 22 एम्प्लॉयज विद इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हो, ठीक है, प्लस हर एक मैनेजर सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की जुड़ी चीजें मैनेज कर रहा है, तो इसमें एफिशिएंसी तो आनी ही है, क्योंकि आपको ना एचआर का काम करना है, ना प्रोडक्शन का काम करना है, ना फाइनेंस का काम करना है। जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपकी एक्सपर्टाइज है, आपको बस वही चीज मैनेज यहाँ पे करनी है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। बाबू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि मैंने हर एक काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। मार्केटिंग को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम दिया है, एचआर डिपार्टमेंट में सिर्फ एचआर से जुड़ी चीजें ही दी है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों आसान है? क्योंकि अगर मान के चलो कल कोई एम्प्लॉय नया आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में,
मुझे उसको सिर्फ प्रोडक्शन से जुड़ी ट्रेनिंग देनी है, एचआर नहीं सिखाना, फाइनेंस नहीं सिखाना, मार्केटिंग नहीं सिखाना, सिर्फ एक ही काम, एक ही फंक्शन यहाँ पे सिखाना है। तो इसीलिए ट्रेनिंग देना आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। हर एक फंक्शन पे स्पेशल फोकस होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फोकस मार्केटिंग की एक्टिविटीज पे होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फोकस प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट पे ना आप अलग से स्पेशलाइज फोकस जो है यहाँ पे रख पाते हो। ठीक है, चलिए, भले फंक्शनल स्ट्रक्चर के अपने एडवांटेजेस है, बट उसके काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस और एम्फोसिस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जनरली क्या होता है, जब हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना देते हैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ अपना काम, अपना गोल, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। उसका मेन एम होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, वो उसके ऊपर फोकस करता है। ओवरऑल कंपनी का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो तो हम भूल ही जाते हैं, सिर्फ अपने अपने काम पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। बट ये कोऑर्डिनेशन किसकी बात कर रही हूँ, तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो विद इन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन सही होता है, बट दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना होता है, अब कंपनी के तुमको गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव करने हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे ये होता ही नहीं है, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट से पड़ी नहीं है। वो सिर्फ अपना काम, अपना डिपार्टमेंट, अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कंपनी के गोल अचीव हो रहे नहीं हो रहे, ये देखना ही भूल जाता है, राइट। नेक्स्ट है दैट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक वर्कर आया, मैंने उससे प्रोडक्शन से जुड़ी सारी ट्रेनिंग दे दी। कल उठ के अगर मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जरूरत है, किसी से काम करवाना है, क्या मैं उससे करवा सकती हूँ? नहीं। अगर मैंने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाला है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्शन का काम कर सकता है, बाकी कोई भी काम दूंगी ना, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर में इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, वर्कर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट या एक ही एक्टिविटी परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। काफी बार क्या होता है मालूम है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कह दिया कि भाई हम तो ना डिस्काउंट दे देते हैं 30%, 40% और प्रोडक्ट बिक जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है भाई इससे तेरा तो काम हो जाएगा, लेकिन मेरा काम है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू जनरेट करना, तो भाई मैं ये अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरे डिपार्टमेंट का नुकसान है। तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट का फायदा देखते हैं और इसीलिए उनमें झगड़ा भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई गलती हो गई, कंपनी का गोल पूरा नहीं हो गया, तो किसकी जिम्मेदारी, ये नहीं बता पाते। अब जैसे कंपनी का गोल पूरा नहीं हुआ, हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पूछा कि भाई क्यों पूरा नहीं हुआ, तेरे सेल्स क्यों कम हुए, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा हम क्या करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने खराब प्रोडक्ट बना के दिया तो वो बन ही नहीं पाया, हो ही नहीं पाया। भाई खराब प्रोडक्ट कैसे बेच देंगे, आप ही बताओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है हम क्या करें सर, अगर अच्छा रॉ मटेरियल होगा तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा ही नहीं दिया तो हम क्या करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा हम क्या करें, मार्केटिंग ने लास्ट ईयर सेल्स कम किया, रेवेन्यू आया ही नहीं, तो पैसा देंगे कहाँ से। तो इससे क्या होता है मालूम है, एक डिपार्टमेंट दूसरे पे डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है, तीसरा चौथे पे डालता है, तो ऐसे ना गोल 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 बातें घूमती रहती है। एग्जैक्टली किसकी गलती है पता ही नहीं चलता। ठीक है, चलिए अब सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास कि मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर ना बनाते हुए यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर बनाऊं, बराबर है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज है जो आज भी फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन से टाइप ऑफ कंपनीज के लिए सूटेबल है या एडवाइजेबल है? सबसे सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहते हो, कोई भी कंपनी जो यूनी प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, या तो आप कह सकते हो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मैं चॉकलेट्स बनाती हूँ, भले 100 टाइप की चॉकलेट्स बनाती हूँ, बट चॉकलेट्स बनाती हूँ तो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाती हूँ, ऐसी कंपनीज के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, या तो आपको हर एक फंक्शन पे स्पेशलाइजेशन चाहिए, या तो आप सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप करके डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो, तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। बट लेट अस से मुझे ये नहीं करना है, मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो ऐसे केस में मेरे लिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रह जाता है कि मैं अपनी कंपनी में डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊं।
तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज डिविजन्स करते हो या प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाते हो, जैसे मैंने अमूल का एग्जांपल दिया था, तो इट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में जो भी डिपार्टमेंट्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो एज अ कंपनी आप बना रहे हो उसकी बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके भी बेटा अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। जैसे सबसे पहला एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे प्रॉपरली फोकस कर पाते हो। जैसे चॉकलेट के लिए अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग मार्केटिंग, अलग प्रोडक्शन, अलग एचआर डिपार्टमेंट है, तो सारे डिपार्टमेंट सिर्फ वन प्रोडक्ट, वन सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस अच्छे से कर पाता है। वहां पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज है यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है। अब मान के चलो मुझे चॉकलेट की पैकेजिंग चेंज करनी है, तो चॉकलेट की पैकेजिंग चेंज करनी है, ये डिसीजन लेने के लिए मुझे जो डिपार्टमेंट बिस्किट्स बना रहा है या डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहा है या आइसक्रीम बना रहा है उनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका चॉकलेट की पैकेजिंग से कोई लेन देन नहीं है। तो मैं अपने प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन खुद से ले सकती हूँ, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अब मान के चलो कि मेरी आइसक्रीम्स नहीं बिक रही है, मेरी आइसक्रीम्स का सेल्स नहीं हो रहा है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी चॉकलेट पे या डेयरी प्रोडक्ट्स पे या बिस्किट पे तो नहीं डाल सकती। अगर आइसक्रीम मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें ये एक एडवांटेज हो जाता है कि भाई देखो, अगर मान के चलो कि आपका एक व्यक्ति है, आपने उसको प्रोडक्शन से जुड़ी ट्रेनिंग दी है, ठीक है, तो वो आइसक्रीम का प्रोडक्शन भी देख सकता है, चॉकलेट का भी देख सकता है, डेयरी का भी देख सकता है एंड बेकरी का भी देख सकता है। तो मुझे अगर एक व्यक्ति को मल्टीपल यहाँ पे डिविजन्स में ट्रांसफर करना है, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपांशन एंड ग्रोथ। बाबू यहाँ पे अगर मैं एक्सपांशन एंड ग्रोथ की बात करूँ तो डिविजनल स्ट्रक्चर में एक्सपांशन एंड ग्रोथ आसान होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अमूल को लेटेस्ट एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, डेजर्ट्स में एक्सपांड करना है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। बाबू इसमें ना पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि 4 प्रोडक्ट है तो चारों के अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट, चारों का अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, चारों का अलग एचआर डिपार्टमेंट, चारों का अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग लगते हैं और इसीलिए पैसा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। अगेन कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कोई नहीं देख रहा, सब अपने अपने प्रोडक्ट की सक्सेस पे फोकस करेंगे। अब ये सारे प्रोडक्ट्स अमूल के हैं, तो अमूल एज अ कंपनी के क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मुझे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बट ये नहीं हो पाता। सब अपने अपने प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट के सक्सेस के ऊपर ही फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आइसक्रीम की मार्केटिंग के लिए ज़्यादा पैसा दिया और चॉकलेट की मार्केटिंग के लिए कम पैसा दिया, तो अगेन इसमें झगड़ा हो जाएगा कि आपने आइसक्रीम को ज़्यादा पैसा दिया, मेरे को कम पैसा दिया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दैट इज इंक्रीज इन कॉस्ट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिकॉज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है तो मल्टीपल रिसोर्सेज लगेंगे और इसीलिए कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एज अ कंपनी आपको डिविजनल स्ट्रक्चर कब अपनाना चाहिए? सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो, जैसे कि अमूल, नेस्ले, गोदरेज, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हो, मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोडक्ट वाइज डिवीजन चाहिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे आप फोकस कर सको, हर एक प्रोडक्ट वाइज आपको स्पेशलाइजेशन मिल सके, तो आपको मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनना है, तो आप यहाँ पे डिविजन स्ट्रक्चर अपनाओ। आप कहते हो कि हम आज एक यूनिक प्रोडक्ट कंपनी है, मतलब एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम और एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करेंगे और 2 साल में और एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करेंगे, मतलब फ्यूचर में हम मल्टी प्रोडक्ट बनने ही वाले हैं, तो पहले से डिविजन स्ट्रक्चर बना के रख दो। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहते हो, अगर आप एक कंपनी हो जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाती है या मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आपके लिए डिविजन स्ट्रक्चर यहाँ पे सूटेबल है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट करके, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो बेटा अगर मैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? सिंपल शब्दों में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ मेनी employees can be
effectively managed by a manager at a point of time. ठीक है, वेरी सिंपल लैंग्वेज में एक मैनेजर एक समय पे एक साथ कितने एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैनेजर हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं एक समय पे 10 लोगों को आसानी से मैनेज कर सकती हूँ, तो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 10. आप एक मैनेजर हो, आप कहते हो हम एक साथ यहाँ पे 15 लोगों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, तो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 15. तो एज अ मैनेजर आप एक साथ कितने एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकते हो, दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कैसा आया, तो इसका क्या रिलेशन है वो समझ लो, क्योंकि उसी के ऊपर यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो शेप है वो यहाँ पे डिफाइन होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ इफ द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर, तो ऐसे केस में आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल बी फ्लैट. ठीक है, सिमिलरली इफ द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज लेस, ठीक है, तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल बी टॉल. ठीक है, तो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम है कि ज्यादा है, मतलब एक समय पे आप ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकते हो कि कम लोगों को मैनेज कर सकते हो, उसकी बेसिस पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो शेप है कि वो टॉल है या फिर फ्लैट है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा. मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ. मान के चले कि एक मैनेजर है, ठीक है, वो कहता है कि भाई मैं एक साथ यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को मैनेज कर सकता हूँ. ठीक है, वो एक साथ यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को मैनेज कर सकता है. ठीक है, अब ये व्यक्ति कहता है कि मैं एक साथ सिर्फ एक ही लोग को यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, मतलब मैं एक से ज्यादा व्यक्ति को मैनेज नहीं कर सकता. तो यहाँ पे टोटल 5 एम्प्लॉयज है और 5 एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे 3 लेवल बन गए. ठीक है, जैसे ये बन गया लेवल 1, ये बन गया लेवल 2 एंड ये बन गया लेवल 3. बराबर. वैसे ही अगर मान के चलो एक मैनेजर है जो कि कहता है भाई साहब मैं तो एक साथ है ना यहाँ पे 4 लोगों को आसानी से मैनेज कर लेता हूँ, मैं एक साथ यहाँ पे 4 लोगों को आसानी से मैनेज कर लेता हूँ. राइट, तो ऐसे केस में यहाँ पे भी टोटल कितने एम्प्लॉयज है बाबू, तो यहाँ पे भी टोटल 5 एम्प्लॉयज है, टोटल 5 लोग है. लेकिन ये 5 लोग मिलकर भी कितने लेवल्स बने, तो दिस इज लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 2. तो अगर यहाँ पे मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लेस है, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉल बन गया, ज्यादा लेवल्स बन गए, लंबा बन गया. ठीक है, यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है, मोर है, तो इस केस में मेरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो फ्लैट बन गया. ठीक है, तो ऐसा बनेगा ना तो दिस इज फ्लैट, ऐसा बनेगा ना तो दिस इज टॉल. तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे ये डिपेंड करता है, आपको बस इतना समझना है. और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में टॉल होगा कि फ्लैट होगा, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड साइज जो है वो रिवर्स चलता है. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लैट. ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब मुझे अगर एक कंपनी यहाँ पे फॉर्म करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करूं तो कोई भी कंपनी में जनरली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. ठीक है, एक जिसको हम यहाँ पे कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है दैट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा होता है दैट इज अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो बाबू सबसे पहले अगर मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहती हूँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, हम एक कंपनी को अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोजीशंस क्रिएट करते हैं, हर एक पोजीशन पे उस व्यक्ति की क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना कि मेरे कंपनी में 4 डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होगा, उसके अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, उसके अंदर 15 एम्प्लॉयज होंगी, मैनेजर का ये काम ये अथॉरिटी होगी, असिस्टेंट मैनेजर का ये काम और ये अथॉरिटी होगी। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट जनरली बनाता है, इट इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और हर एक कंपनी अपने कंपनी को एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिवाइड करती ही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने का मेन पर्पस ही होता है कि हम कंपनी के जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम अचीव कर सके। ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक जो डेफिनेशन है लुइस एलन ने भी यहाँ पे दिया हुआ है, और लुइस एलन के शब्दों में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वेल डिफाइंड जॉब्स है। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या पोजीशंस है, किसका क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है। साथ ही साथ किसकी कितनी अथॉरिटी, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी, ये भी क्लियरली डिफाइंड होता है। तो कौन क्या पोजीशन पे काम करेगा, उसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, सब कुछ इसमें क्लियरली डिफाइंड होता है। ठीक है। अगर मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करूं, भले इसके डिसएडवांटेजेस है बट फिर भी कंपनी में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो बनाना ही पड़ता है। ओके। एडवांटेजेस की बात करूं तो बाबू सबसे पहला एडवांटेज होता है सिस्टमैटिक वर्किंग। हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट जॉब्स में डिवाइड करते हैं, सबको उनके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, सो दैट कंपनी में सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वर्किंग हो, सबको अपना काम, अपनी अथॉरिटी पता हो और वो अपने काम और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी अथॉरिटी और पोजीशन के मुताबिक काम करें। ठीक है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन एम ही होता है कि हम गोल को फोकस करते हुए काम करें और कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। थर्ड है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, क्योंकि सबको उनका काम, उनकी जिम्मेदारी बताई गई है, कौन क्या काम करेगा ये क्लियरली डिफाइंड है। तो कभी भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कोई किसी और का काम कर रहा है, एक काम 2 बार हो रहा है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या काम कर रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है, ये क्लियरली डिफाइंड है और इसीलिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क भी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग चेन ऑफ कमांड, क्योंकि यहाँ पे मैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी बना दे रही हूँ ना, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये जब मैं अथॉरिटी डिफाइन करती हूँ तो उसमें क्लियरली पता होता है। तो इसीलिए चेन ऑफ कमांड जो है, जो स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ये इसका बॉस, ये क्लियरली डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट है मोर एम्फोसिस ऑन वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम से जुड़ी चीजें और काम से जुड़ी बातें होती है, सिर्फ काम के ऊपर फोकस होता है, इधर उधर की चीजें, इधर उधर की बातें पे नहीं होता। तो काम से जुड़ी चीजें होती है, इसीलिए तो ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करता है। ठीक है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज है डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन बाबू क्यों है, क्योंकि स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप कर नहीं पाओगे, तो बात पहुँचते 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 समय लगेगा, तो इसलिए डिले इन एक्शन हो सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज को इग्नोर करता है, काम से जुड़ी चीजें, काम से जुड़ी बातें। अरे बट आपके जो एम्प्लॉयज है वो तो इंसान है, तो इंसान की सोशलाइजिंग नीड्स होती है, उनको बातें करना, खुशी बांटना, गम बांटना अच्छा लगता है, वो हम यहाँ पे नहीं सोचते या उसके ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज एम्फोसिस ऑन वर्क ओनली। सिर्फ काम के ऊपर फोकस होता है और बाकी सारी चीजें हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ काम को देखते हैं, काम के ऊपर ही बस फोकस करता है। वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉयज, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, सब कुछ यहाँ पे इग्नोर हो जाता है और इसीलिए दूसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, दैट इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। पहली चीज तो आपको यहाँ पे याद रखना है, द क्रिएशन
the creation of informal organization depends on formal organization. ठीक है, तो जो भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आपका यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनी का मैनेजमेंट खुद बनाता है, ठीक है। यही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, दैट इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, उसके अंदर क्रिएट होता है। तो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो सकता है, बट अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अंदर ही क्रिएट होता है और इसीलिए उसकी डिपेंडेंसी होती है ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो नहीं है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनमें कोई भी यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होती है और मैनेजमेंट इसको क्रिएट नहीं करती। हम जैसे ऑफिस जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा ऐसे एक दोस्तों का ग्रुप बन जाता है। तो यही जो कलीग्स का ग्रुप होता है, दोस्तों का ग्रुप बन जाता है, दिस इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोई स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, कोई काम को लेकर ये ग्रुप नहीं बनता, ये बस सोशलाइजिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज जो होती है वो फुलफिल करने के लिए ये ग्रुप बनाया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फास्ट कम्युनिकेशन है। फास्ट कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं फॉलो होता, कोई भी किसी से बात कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज फुलफिल करता है, जहाँ पे वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, खुशी गम बांट सकते हैं, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हमेशा करेक्ट फीडबैक मिलता है। करेक्ट फीडबैक इसीलिए आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पे कोई फियर ऑफ अथॉरिटी नहीं होती। अब जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर आप एम्प्लॉय से कुछ रिव्यू ले रहे हो, कुछ उनसे अगर आप फीडबैक ले रहे हो, तो उनको डर होता है कि भाई अगर हमने खराब बता दिया, गलत फीडबैक दे दिया तो नौकरी चले जाएगी, हमको डांट पड़ जाएगी, एक्सेट्रा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फियर ऑफ अथॉरिटी नहीं है, कोई आपका बॉस वगैरह नहीं है, तो सामने वाला आपको सच करेक्ट फीडबैक यहाँ पे देगा जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा रूमर स्प्रेड होता है, अफवाहें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैलती है क्योंकि कोई स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, प्लस इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि भाई इसने कहा या उसने कहा, नहीं, सब वही बोलेंगे, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला, वो बोला, तो कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है इसका कोई सोर्स नहीं पता कर पाओगे, इसलिए अफवाहें बहुत फैलती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होता है, जिसको जो मर्जी में आएगा बात करेगा, काम करेगा, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होता है। काफ़ी बार इससे कंपनी को नुकसान होता है क्योंकि अफवाहें फैलती है, काम के ऊपर फोकस नहीं होता है, इधर उधर की बातें होती है, तो काफ़ी बार इसमें अफवाहें फैलने की वजह से, काम ना होने की वजह से कंपनी का नुकसान होता है। नेक्स्ट है मोर एम्फोसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है ना, अपना और अपने लोगों का फायदा देखता है, कंपनी का ओवरऑल बेनिफिट जो है, ओवरऑल जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, इसको भूल जाता है। इसीलिए यहाँ पे हेनरी फ्योल ने हमेशा कहा था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कभी भी आपको पहले अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, पहले आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन होता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। आपने ग्रेप्स का झाड़ देखा है, अंगूर होता है ना, अंगूर का पेड़ देखा है, अंगूर का पेड़ ना एक वाइन होता है, एक क्रीपर होता है, ठीक है, वो ऐसे सीधा 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 नहीं जाता कभी भी, उसको जहाँ मन करे वो वहां पे ऐसे मसमौला 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 ऐसे मुड़ जाता है। यही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको जहाँ जिससे जो बात करनी है ना वो जाके करता है, वो इससे बात करेगा, वो उससे बात करेगा, वो उससे बात करेगा, नहीं, जिसको जहाँ जिससे बात करनी है ना वो जाके करता है।
तो इधर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, और इसीलिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये कहाँ से एग्जैक्टली शुरू हुआ पता करना बहुत मुश्किल होता है बाबू, बहुत मुश्किल। ठीक है, चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क का परफॉर्म। ये तो मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार बोला था कि ये डेफिनेशन याद रखना। एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मैनेजरियल ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म्ड होता है उसको आप क्या कहते हो बाबू, तो उसको आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, ये एक डिसएडवांटेज है कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में? तो फ्लेक्सिबिलिटी एक में था और एक में इनफ्लेक्सिबिलिटी था। इनफ्लेक्सिबिलिटी किस में था बाबू, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज था। ठीक है, अच्छी बात यह है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के जो डिसएडवांटेजेस है वही यहाँ पे डिविजनल के एडवांटेज बन के आता है, तो याद रखना आसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मैनेजर्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ जॉब्स इट इज टर्म्ड एज डैश। ठीक है, तो एक मैनेजर एक समय पे कितने नंबर ऑफ लोगों को मैनेज कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, तो उसी को हम यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशंस। तो यहाँ पे जो डिफरेंट पोजीशंस होती है उसमें कौन सुपीरियर कौन सबॉर्डिनेट है, ये रिलेशनशिप कौन डिफाइन करता है, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में यहाँ पर डिफाइन होता है, जिसका लास्ट यहाँ पे स्टेप क्या था, एस्टैब्लिशिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस जॉब पोजीशन, ये तो फीचर है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज आर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स, इट इज डिलिबरेटली डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट खुद ये स्ट्रक्चर बनाता है। इट प्लेसेस लेस एम्फोसिस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स इग्नोर करता है। हाँ, बट ये ग्रुप नॉर्म्स पे डिपेंड नहीं करता। ग्रुप नॉर्म्स पे कौन डिपेंड करता है, ग्रुप के मुताबिक यहाँ पे बिहेवियर कौन डिसाइड करता है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से डीमेरिट एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कौन सा? ठीक है, इट में लीड टू प्रोसीजरल डिलेज, ये तो एक डीमेरिट है। इट में लीड टू स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स, अच्छा ये डीमेरिट है, बट ये डीमेरिट फॉर्मल का नहीं है, किसका है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डीमेरिट या तो डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो फीचर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर बनता है, बताया था। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म, कौन कैसे बिहेव करेगा, किससे बात करेगा, वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। स्केलर चेन ऑफ कमांड इज नॉट फॉलोड, हाँ ये तो फॉलो होता नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी किसी से बात कर सकता है। इट इज डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, नहीं भाई ये मैनेजमेंट नहीं बनाता है, ये अपने आप बन जाता है। मैनेजमेंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज। तो भाई सारे रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, एवरीथिंग, ये कौन अरेंज करता है, तो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अरेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द स्पेसिफाइड बिजनेस विच द कंपनी शुड परस्यू, designing the roles in an organization, setting up of authority, responsibility, relationship of the skilled people, both B and C। तो देखा जाए तो कौन सा बिजनेस हम यहाँ पे करेंगे ये ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड नहीं करता है, ये तो हम प्लानिंग में डिसाइड करता है। बट यहाँ पे रोल्स क्या क्या होंगे, किसका क्या काम होगा, क्या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, ये दोनों जो है ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स अ वर्किंग रिलेशनशिप दैट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट। रीजन कहता है स्पेशलाइजेशन डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ गिवन टास्क। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे आंसर्स बाबू मैं ही बता दूंगी, तो आप कैसे समझोगे आपको चैप्टर समझा कि नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट करके मेरे को आंसर यहाँ पे डिटेल में बताओगे। ठीक है, और क्यों वो करेक्ट ऑप्शन है वो भी आप एक्सप्लेन कर देना। अगर आपका आंसर राइट होगा आई विल गिव यू अ थम्स अप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के कुछ क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो इसके टॉपिक्स है वो हम ज़रूर यहाँ पे कवर करेंगे। बट तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।